तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। और इसमें आप लोग थंबनेल देख ही लिए होंगे कि आज हम लोग टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस चीज का देखने वाले हैं। ज्योग्राफी, जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा प्रमुख भूमिका निभाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में टोटल 10 बताएंगे, जिसमें से दो तो 100% आएगा। टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 अंक के रहेगा कितना, 10, यानी 20 अंक के आज हम बताएंगे। 20 अंक के, ठीक। जिसमें से आपके एग्जाम में कितना आएगा, 4 अंक। 4 अंक तो 100% ये कोई रोक नहीं सकता है। इतना आने की 110% हम गारंटी ले सकते हैं कि आएगा तो आएगा। तो इसलिए आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। और सोशल साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम कब, 2025। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको मिटा दिएगा। तो अब चलिए, अब डिस्टर्ब नहीं होगा। अब लगातार चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन जो काफी अत्यधिक बार लिख के लाया, हम सभी को लिख कर लाए हैं। जो क्वेश्चन अधिक बार पूछा गया वही क्वेश्चन को हम लिख कर लाए हैं कि आपके एग्जाम में छूटे ना, ठीक है। तो सबसे हल्का क्वेश्चन, सबसे पहले संसाधन क्या है। संसाधन क्या है, संसाधन क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन, और आने की भी संभावना है। छोटा प्रश्न है लेकिन आने की संभावना है। छोटा ही छेद करता है ज्यादा, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिए। इसका आंसर होगा संसाधन। उपयोग में आने वाली सही वस्तुएं संसाधन होती है। जैसे अभी हम लिख रहे हैं, यह एक प्रकार का संसाधन है। मार्कर, टेबल, बेंच, कुर्सी, कलम, फैन, बल्ब, ये सब सभी क्या चीज है, संसाधन है। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं उपयोग में आने वाली सही वस्तुओं उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। संसाधन कहलाती है। जैसे भूमि, जल, पेड़ पौधा etc। चलिए इसको समझिए। संसाधन है छोटा लेकिन आने की संभावना है आपके एग्जाम में। तो संसाधन किसे कहते हैं, तो जिससे हमारा कार्य हो, जिससे हम उसको उपयोग में लाएं, इसी चीज को संसाधन कहते हैं। जैसे कार, मोटरसाइकिल, पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। गाड़ी, वाहन, ये सब हम किसी यातायात के लिए साधन है। बल्ब, अभी लाइन कटेगा तो अभी अंधेरा हो जाएगा, बल्ब उठेगा तब कम हो गया होगा। यही सब है जो संसाधन, जो हमें उपयोग में आ सके, बस। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आने की संभावना है। 10 में 2 तो 100% आएगा, गारंटी है कि आएगा। 25 में क्वेश्चन अगला, जो काफी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जलोढ़ मृदा का विस्तार वाले राज्यों का नाम बताएं। जलोढ़ मृदा जो है, जो भारत में ही पाया जाता है,
और कौन कौन से राज्य में पाया जाता है उसका नाम बताइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते। ओ भाई, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम। दूसरा, जलोढ़ मृदा वाले, जलोढ़ मृदा वाले, ठीक, जलोढ़ मृदा वाले राज्यों का नाम बताए, राज्यों का नाम बताए, राज्यों का नाम बताए। ठीक, ये रहा क्वेश्चन, नाम बताए। और आगे है, इस मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है। और इस मृदा में यानी इस मिट्टी में, इस मृदा में कौन कौन सी, कौन कौन सी फसल लगाई जाती है, फसल, फसल लगाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मान लीजिएगा, आने की संभावना है। क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा वाले राज्यों का नाम बताइए। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश होगा। और इनमें कौन सी फसलें लगाई जाती है उसका भी, तो चलिए आंसर इसका लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं। तो हमारे बिहार में तो पाया ही जाएगा, बिहार, बिहार, कौमा, उत्तर प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, असम, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक इत्यादि। गुजरात, गुजरात, कर कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में, इत्यादि इत्यादि राज्यों में जलोढ़ मृदा पाया जाता है। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा पाया जाता है। ये रहा पहला का आंसर। ठीक, क्वेश्चन था जलोढ़ मृदा वाले राज्यों का नाम बताए, तो इसमें सिर्फ हम लोग राज्य का नाम ही देखे हैं। तो देखिए थोड़ा सा आवाज चेक कर लेते हैं। ठीक है, आवाज, तो जलोढ़ मृदा वाले राज्यों का नाम बताइए। तो हम लोग देखें, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात इत्यादि राज्यों में पाया जाता है। ठीक, और इनमें, इस मिट्टी में, इस इस मिट्टी में चावल यानी धान, धान चावल तो नहीं हो सकता डायरेक्ट, चावल गेहूं, चावल गेहूं, मक्का, मक्का इत्यादि, इत्यादि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जलोढ़ मृदा वाले राज्यों का नाम बताएं और इनमें कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है। तो इसका आंसर लिखेगा आप लोग बिहार बोर्ड में कि जलोढ़ मृदा वाले राज्यों का नाम बताए। बिहार, असम, कर्नाटक, गुजरात इत्यादि राज्यों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है तथा इसमें गेहूं, धान, मक्का इत्यादि फसलें लगाई जाती है। बस लिख दीजिएगा। कितना अंक देगा? 2 अंक, 110% मिलेगा। अगला क्वेश्चन जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन था। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन 3 नंबर,
हम पहले आपके लिए छांट कर ही लाए थे कि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े और आसानी से आप याद कर सकें। खादर और बांगर में अंतर बताएं। खादर और बांगर में अंतर बताएं, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। खादर और बांगर, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर बताएं। मिट्टी में अंतर बताएं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको दो टाइप से लिख सकते हैं आप। एक तक इधर लिख सकते हैं खादर, जैसे यह हो गया खादर, और इधर बांगर। ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखेगा तो और अच्छा लगेगा देखने में, तो एग्जामिनर आपके अंक भी देगा। चलिए लिखते हैं खादर के बारे में। नई जलोढ़ मिट्टी को, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। सबसे पहला खादर कहते हैं। चलिए पहला, ज्यादा नहीं अंतर लिखना है, 2 से 3 अगर लिख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। इधर लिखेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ये रहा पहला, दोनों में देख लीजिए। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। और इसके बाद लिखेगा यह अधिक उपजाऊ होती है। यह अधिक उपजाऊ होती है। बस अंतर हो गया कितना, 2-2। यह कम उपजाऊ होता है। ठीक, यह कम उपजाऊ होती है। कितना अंक मिला, 2 अंक। ऐसे अगर लिखेगा एग्जामिनर 2 अंक दे देगा। तो देख लीजिए, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर बताइए। खादर मिट्टी, जो नया जलोढ़ मृदा है उसे खादर कहते हैं, और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। खादर, इसमें अधिक फसल उपजाई जाती है, इसमें अधिक फसल होता है। किसके सापेक्ष, तो बांगर के सापेक्ष यह अधिक उपजाऊ होता है और यह कम उपजाऊ होता है। बस इतना लिख दीजिए, 2 अंक मिल जाएगा। अगला लिखते हैं 4 नंबर, 3 में से बताएं जिसमें से एक तो कोई आएगा। अब समझिए कि 7 में से एक भी आ सकता है कोई। चलिए लिखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बार देख लेते हैं आवाज जा रहा है या नहीं, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। देख लेते हैं अगर आवाज जा रहा है तो फाइनली आवाज क्लियर हुआ और साफा भी दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन कितने नंबर था, 4 नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देंगे फालतू का क्वेश्चन पढ़ने के लिए समय नहीं है। मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है। मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मृदा संरक्षण, मृदा में फसल चक्रण, मृदा में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना है कब, 25 में कितना प्रतिशत, 80%। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब तक का जो 3 बताए उससे भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, ये। क्योंकि यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इसको हम पहले आंसर लिख देते हैं, उसके बाद अच्छे से समझाएंगे हम।
समझ में नहीं आएगा तब फिर कहिएगा। चलिए इसका आंसर लिखा जाए। उत्तर, फसल चक्रण में दो खाद्य फसल के बीच फसल चक्रण में फसल चक्रण में दो खाद्य पदार्थों के बीच फसल चक्रण में दो खाद्य पदार्थों के बीच फसल चक्रण में दो खाद्य पदार्थों के बीच, ठीक, एक दलहन को लगाया जाता है। एक दलहन को लगाया जाता है। इसको हम अच्छे से समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो बिहारी हैं, बिहारी। हम लोगों को सारा प्रक्रिया पता है कि कैसे खेती होता है। दलहन लगाया जाता है, ठीक, दलहन लगाया जाता है। दलहन की फसल मिट्टी की न और दलहन की फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देता है। दलहन की फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा क्या करता है, बढ़ा देता है। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे मृदा का संरक्षण होता है, जिससे मृदा का संरक्षण होता है। इस प्रकार फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक है। इस प्रकार फसल चक्रण मृदा में सहायक है। चलिए इसको हम समझाएंगे बिहारी भाषा में। मृदा में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है, तो इसको समझिए। अगर हम तो पहले परिभाषा बोल देते हैं एक बार। फसल चक्रण में दो खाद्य पदार्थों के बीच एक दलहन फसल को लगाया जाता है। दलहन की फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखता है, जिससे मृदा का संरक्षण होता है। और इस प्रकार फसल चक्रण मृदा के लिए सहायक है। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले दो खाद्य पदार्थ जैसे धान और गेहूं। अगर एक बार हम लोग धान रोप दिए हैं, अभी तो धान कट गया है बिहार में, तो अब क्या चीज रोपाएगा, गेहूं होगा। धान हो गया है, अब गेहूं होगा। लेकिन इसके बाद फिर धान लगाएंगे तो फसल कम होगा, क्योंकि इसके बाद कोई दलहन फसल लगाए, जैसे सरसों, राई। अगर इसके बाद गेहूं के बाद आप सरसों लगाएंगे तो यह एक दलहन फसल है, जिससे नाइट्रोजन की मात्रा हमारे उर्वरक क्षमता को बढ़ाएगा और मृदा का संरक्षण होने से, यानी मृदा को खराब हो जाने से बचाएगा। इसलिए दो खाद्य पदार्थों के बीच, यानी धान लग गया है और गेहूं भी लगा, तो फिर धान रोपने की जरूरत नहीं है, उसके बीच किसी अन्य फसल को लगाया जाए, दलहन फसल, जिससे मृदा को खराब हो जाने से बच जा सके। अपने परिभाषा में लिखेगा कि दो खाद्य पदार्थों के बीच एक दलहन फसल लगाया जाए, जिससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बना रहे और मृदा का संरक्षण, मृदा का क्षय होने से बच जाए। बस अगर इतना लिख दीजिएगा तो कितना अंक मिलेगा, 2 अंक। और बिहार को अब बदलना है। आप लोग तो बिहार से हैं, आप लोग को पता होगा इसका परिभाषा कि धान गेहूं फिर धान लगाएंगे तो कम होगा। तो परिभाषा कैसा लगेगा,
लगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा होगा क्वेश्चन समझने में तो एक लाइक और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और इस तो चौथा क्वेश्चन था, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी वीडियो मिलता रहे कंटिन्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पांचवा क्वेश्चन, तो इसको मिटाया जाए। पांच नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। चार क्वेश्चन बता दिए हैं, चार क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन 5 है, वीडियो थोड़ा बड़ा नहीं होने देंगे क्योंकि अपलोड होने में टाइम लगता है और हमारे पास तो उतना सुविधा भी नहीं है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, होगा तो और लंबा लंबा और अच्छे वीडियो इस चैनल पे मिलेगा, तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा भाई। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जो काफी अधिक बार पूछा गया है, नदी घाटी परियोजना के किन्हीं दो लाभ का उल्लेख कीजिए। नदी घाटी परियोजना का, नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना का, नदी घाटी परियोजना का किन्हीं दो लाभ हैं। नदी घाटी परियोजना किन्हीं दो लाभ, किन्हीं दो लाभ, दो लाभ का उल्लेख किए, दो लाभों, दो लाभों का उल्लेख कीजिए। चलिए दो को लाभ इसका लिखते हैं। नदी घाटी परियोजना का हमारे लिए क्या उपयोग है। नदी घाटी यह पर्यटन के लिए भी हो सकता है, विद्युत उत्पादन हो सकता है, मत्स्य पालन हो सकता है। तो पूछा है कितना, दो, तो दो ही लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। तो नदी घाटी परियोजना का दो लाभ निम्न है, आंसर इसका लिखेगा नदी घाटी परियोजना का, नदी घाटी परियोजना का, परियोजना का दो लाभ, दो लाभ निम्न है, निम्न है। इसको हम चार पांच लाभ भी लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, दो पूछा है लेकिन हम और लिखते हैं थोड़ा सा। पहला, इसे बाढ़ नियंत्रण, सबसे पहला बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण। अगला विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन। तीसरा मत्स्य पालन, मत्स्य पालन पर्यटन के लिए भी। तो कितना पूछा है, दो, हम लिख दिए चार, तो और एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे देगा। ठीक है, नदी घाटी परियोजना के नहीं दो लाभ, यानी नदी घाटी परियोजना से हमें क्या लाभ है, उन लाभों को लिखिए। तो नदी घाटी परियोजना से हमें विद्युत उत्पादन होता है, बाढ़ का नियंत्रण होता है, मछली पालन होता है, मत्स्य पालन, और पर्यटन यानी घूमने की जगह, घूमने में भी अच्छे लगता है। ठीक, अच्छा, अच्छे लगती है, लगता है, ठीक है, लगता है। क्वेश्चन अगला देख लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है, आने की भी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन लाए हैं। छठा क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण, छठा नंबर। जल संसाधन के उपयोग, वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन जल संसाधन के भी वही उपयोग है, मत्स्य पालन, पेयजल। नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य, वही क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन क्या है, क्वेश्चन मस्त, और आने की संभावना 110%। चिपको आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन
क्या है, पहले हम इसका आंसर लिख देंगे, उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को लाइक मत कीजिएगा, अगर समझ में ना आए तब आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। चिपको आंदोलन क्या है? तो चलिए इसका परिभाषा लिखा जाए। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन की शुरुआत सन 1972 ईस्वी में, पहले लिख देते हैं उसके बाद समझाएंगे। चलिए हो गया आंसर इसका। अब चलिए इसको पढ़ते हैं और समझाते हैं। क्वेश्चन था, देख लेते हैं आवाज जा रहा है या नहीं। तो फाइनली आवाज क्लियर है। क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिला में हुआ था, जिसमें स्थानीय लोग पेड़ से चिपक कर उसे काटने से बचाते थे। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां, गढ़वाल जिला, जहां पेड़ की कटाई चल रही थी, ठीक, वहां के स्थानीय लोग, जो वहां के निवासी थे, जो लोग वहां पेड़ से ऐसे चिपक कर उसे काटने से बचाते थे, बस यही। और इसकी 1972 ईस्वी में हुआ था, और इसके नेता हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। यानी जो पेड़ काटने लोग ज्यादा थे, उसमें एक हेड नहीं रहता है, जैसे कि बोलता है तो लोग सुनता है, बस उसका हेड कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। तो चलिए इसको समझ पढ़ते हैं। लिख दीजिएगा तो कितना अंक देगा? 2 अंक। चिपको आंदोलन की शुरुआत सन 1972 में, मेन पॉइंट, चिपको आंदोलन की शुरुआत सन 1972 ईस्वी में उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में हुआ था। सॉरी, इस आंदोलन में लोग पेड़ से चिपक कर पेड़ को काटने से बचाते थे, और इसके हमारे प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। बस इतना लिख दीजिएगा, 2 अंक 100% मिल जाएगा। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 अंक मिल जाएगा। तो यही था काची चिपको आंदोलन। और ताड़ी विद्रोह कब हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में ताड़ी विद्रोह। एक ऑब्जेक्टिव तो क्लियर करवा दिए भाई यहाँ से। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन सन 1972 ईस्वी में उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में हुआ था, जहां के लोगों द्वारा पेड़ से चिपक कर पेड़ को काटने से बचाया जाता था, और वहां के
जो नेता थे वह कौन थे? सुंदर लाल बहुगुणा जी थे। बस इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 अंक मिल जाएगा चिपको आंदोलन से। क्वेश्चन अगला 7 नंबर देख लेते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा वहीं कराएंगे। लौह अयस्क के नाम बताइए। 7 नंबर लौह अयस्क के नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लौह 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 अयस्कों के नाम बताएं। चलिए बताइए, लौह अयस्कों के नाम बताइए। तो लौह अयस्क के निम्नलिखित नाम है, इसका आंसर लिखिएगा। लौह अयस्कों के निम्नलिखित नाम है। निम्नलिखित नाम है। चलिए लिखते हैं पहला, लौह अयस्कों को निम्नलिखित नाम है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा ही नहीं लाए हैं, ठीक है। हेमेटाइट, कॉमा मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट तथा सिडेराइट। लिमोनाइट तथा सीडेराइट। चलिए यहीं तक। लौह अयस्क के नाम बताइए। तो लौह अयस्क के निम्नलिखित नाम है हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट और मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। बस 4 लिख दीजिएगा, आपको अंक मिल जाएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा हुआ है, कोयला के विभिन्न प्रकार का नाम बताइए। तो कोयला का नाम आप लोगों को पता होगा, एथरासाइड, बिटुमिनस, लीड और लिग्नाइट। 4 प्रकार का कोयला पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन आएगा कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं और नाम लिखिए। कोयला पहले इसमें पूछेगा प्रकार और कौन कौन। तो कितने प्रकार के होते हैं? 4। एरेथ्रासाइड, पीट कोयला, पीट और उसके बाद लिग्नाइट और बिटुमिनस। लिग्नाइट और बिटुमिनस। आठवां क्वेश्चन यही था। और देख लेते हैं पूछा हुआ क्वेश्चन, कोयला के विभिन्न प्रकार का नाम हो गया। उसके बाद नवीकरणीय पूछा है। तो नवीकरणीय के 4 उदाहरण बताइए। जैसे नवीकरणीय के 4 उदाहरण है, सूर्य, पवन, ऊर्जा, लहर। ये सब बता दीजिएगा 9वां नंबर। ठीक, तो यही सब क्वेश्चन रहेगा यहाँ से। तो हो गया लगभग क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट का ज्योग्राफी। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी पढ़ सके बिल्कुल फ्री में। ठीक, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।